नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास विभिन्न कक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित 2 वीडियो होंगे। पार्ट 1 में समास की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण, समास से संबंधित चार्ट और कविता के द्वारा समास याद करने की विधि के बारे में बताया जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें जिससे आसानी से समझ सकें। समास से संबंधित चार्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही चार्ट में समास के सभी 6 भेद, उदाहरण तथा कुछ स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम स्थायी रूप से इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक कविता भी दी गई है जो हमें समास को याद रखने में बहुत मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समास के बारे में जानते हैं कि समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं। जैसे नीचे वाले उदाहरण में 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, इसके लिए एक संक्षिप्त शब्द दशानन का प्रयोग किया गया है। अर्थात इसमें 2 से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द दशानन बना है। यह संक्षिप्त शब्द अर्थात छोटा शब्द है और साथ ही साथ इसका ये सार्थक भी है, अर्थात इसका कोई न कोई अर्थ है। दशानन का मतलब होता है रावण। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को समास कहते हैं। समास से संबंधित कुछ शब्दावली यहाँ दिया गया है। यहाँ एक उदाहरण दिया है राजपुत्र। राजपुत्र में राज ये पहला पद है, राज पहला पद है और पुत्र दूसरा पद है। इस पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं। और अगर इन दोनों पदों को मिला दिया जाए तो इसको समस्त पद कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है सामासिक शब्द में प्रायः 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद जैसे राज, दूसरे पद को उत्तर पद जैसे पुत्र। संक्षिप्त कर बनाए गए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इसको जो है समस्त पद, पूरे को अगर देखें तो समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ना ये समास कहलाता है और नया सामासिक शब्द बनाना, जोड़ करके नया सामासिक शब्द बनाना ये समास कहलाता है। लेकिन इस संक्षिप्त रूप अर्थात सामासिक पद को पुनः तोड़ देना अर्थात विस्तार कर देना, विग्रह कर देना समास विग्रह कहलाता है। तो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सामासिक पद या संक्षिप्त शब्द को तोड़ना या अलग अलग करना समास विग्रह कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, दही बड़ा ये सामासिक पद है, शब्द का छोटा रूप है। अब इसको विस्तार कर दिया तो दही में डूबा हुआ बड़ा। तो किसी भी सामासिक पद को विग्रह कर देना, तोड़ देना अर्थात विस्तार कर देना समास विग्रह कहलाता है। समास के कुल 6 भेद होते हैं। विभिन्न परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना है समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस तरह ये 6 भेद हो गए। यहाँ दिया है पहला अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद अव्यय होने के कारण इस समास का नाम भी पड़ गया अव्ययी भाव समास। तो याद रखें कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। और दूसरी क्या विशेषता होती है? या प्रधान भी होता है। अर्थात
उदाहरण में देखते हैं कि ये प्रथम पद है, ये अव्यय भी है और साथ ही साथ प्रधान भी है। प्रधान का मतलब जो अर्थ के निर्धारण में जो पद अधिक महत्वपूर्ण होता है उसे प्रधान पद कहते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? आपके मन में यह जानने की इच्छा होगी कि अव्यय क्या होते हैं। जो अव्यय का मतलब होता है अ माने नहीं, व्यय माने व्यय होना। जो व्यय नहीं होता है अर्थात घटता बढ़ता नहीं, अर्थात उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। अथवा अव्यय से बनने वाले जो कोई भी शब्द है, किसी भी वाक्य में अव्यय से बनने वाला शब्द प्रतिदिन है, अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल में परिवर्तन की दशा में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात प्रतिदिन है तो उससे बने हुए लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन होने के बावजूद जितने भी वाक्य बनाए जाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब में प्रतिदिन ही होगा, अर्थात रूप में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ दिया है अव्यय की परिभाषा दिया। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं काल परिवर्तन की दशा में उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। यहाँ 4 उदाहरण दिया गया है। प्रति, मैंने प्रतिदिन में बताया, प्रति अव्यय है। प्रति अव्यय लग जाने से जो समस्त पद प्रतिदिन होता है वो अव्यय की भांति वाक्य में काम करने लगता। किसकी भांति? संपूर्ण पद अर्थात समस्त पद अव्यय की भांति काम करने लगता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, वह प्रतिदिन घर जाता है। अब इससे मिलता जुलता 4 वाक्य बनाया गया है। अंतर क्या है कि किसी में लिंग बदल दिया गया, किसी में वचन बदल दिया, किसी में कारक बदल दिया गया। जैसे पहले में वह घर जाता है, इसमें वह पुल्लिंग है, जाता है। दूसरे में जो है जाती है हो गया है, क्रिया स्त्रीलिंग की है, यहाँ सर्वनाम भी स्त्रीलिंग हो गया। इसमें क्रिया जाते हैं अर्थात बहुवचन, वे बहुवचन आ गया। घर जाएगा, इसमें काल का परिवर्तन हुआ। देख रहे हैं वह प्रतिदिन घर जाता है, इससे बने हुए शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन केवल अंतर क्या है कि अलग अलग वाक्यों में लिंग किसी में बदल गया, किसी में वचन बदल गया, किसी में कारक में परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन होने के बावजूद चारों वाक्यों में प्रति से बनने वाला समस्त पद प्रतिदिन अव्यय की भांति काम करने लगता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अन्य वाक्य के शब्दों में परिवर्तन हो सकते हैं, जाते हैं, वे आ गया, लेकिन चारों वाक्यों में यह अव्यय की भांति प्रयोग था तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अपने मूल रूप में यहाँ प्रयोग हो रहा था। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, काल में परिवर्तन होने के बावजूद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। अब मैंने इससे पहले प्रधान पद के बारे में थोड़ा सा बताया था। अर्थ के निर्धारण में जो पद अधिक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात अर्थ के निर्धारण में जिस पद का अधिक बल पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं। अर्थ के निर्धारण में जो पद कम महत्वपूर्ण होता है उसे गौण पद कहते हैं। आइए बैठ जाते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं प्रधान पद और गौण पद क्या होता है। अब देखें यहाँ प्रतिदिन है तो इसका मतलब होता है समास विग्रह प्रत्येक दिन। अब इसमें प्रति लग जाने से प्रत्येक दिन हो गया, अर्थात हर दिन का बोध हो रहा है, हर दिन का ज्ञान की हर दिन। लेकिन अगर इसी के जगह पे हम एक लिख दें तो एक दिन का बोध, कहाँ हर दिन की बात होती थी, कहाँ उसमें परिवर्तन कर देने से एक दिन का बोध, अर्थात पहला पद प्रधान पद है। अर्थ के निर्धारण में ये मुख्य है,
इसमें परिवर्तन होने से संपूर्ण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह प्रथम पद प्रधान है और साथ ही साथ अव्यय है। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। दूसरा है कर्मधारय समास। जिस समास में कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अथवा अलग अलग पुस्तक में आपको इस तरह भी मिल सकता है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैंने लिखा है कि जिस समास में कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ कर्मधारय। अब यहाँ दिया है एक उदाहरण नील कमल। नील कमल में एक पद अर्थात पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कमल है लेकिन कैसा है, नीला। अर्थात प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कमल है लेकिन कैसा है, नीला है। अर्थात एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। दूसरे शब्दों में समझते हैं। इस समास की विशेषता होती है कि दोनों पदों के बीच में, इन दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष का संबंध होता है। अब विशेषण विशेष का संबंध कैसे होगा? जो पद विशेषता बताता है किसी चीज़ का उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो पद विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो नीला जो है, नीला शब्द विशेषण है क्योंकि यह विशेषता बता रहा है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमल की, इसलिए कमल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पहले और द्वितीय पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ कर्मधारय। यहाँ मैंने लिखा है जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ देख रहे हैं संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास। किसी किसी उदाहरण में उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का मतलब होता है कि किसी का मुख जो है चंद्रमा के समान है। कभी कभी हम सुंदरता की तुलना में बहुत जगह लिखे हुए पाते हैं कि चंद्रमा के समान मुख वाली है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। तो यहाँ किसी के मुख की तुलना की गई है, चंद्रमा से की गई है। तो जिसकी तुलना की जाती, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, उपमेय। और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ तो चंद्रमा से तुलना हो रही है तो चंद्रमा जो है उपमान हो गया। दूसरा, जो उपमेय होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, प्रस्तुत होता है, अर्थात पास में होता है और उसी की तुलना की जाती है। और जो उपमान होता है वो कहीं कहीं अप्रस्तुत होता है, मतलब पास में नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता है और उसी से तुलना की जाती है। तो इस तरह उपमेय और उपमान हमने देखा। मैंने परिभाषा में बताया था कि जिस समास में कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अथवा जिस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो पिछले उदाहरण में हमने देख लिया है। और इसके अलावा दिया क्या, किसी किसी उदाहरण में उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो यहाँ दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध है, अर्थात चंद्रमा, चंद्र और मुख में उपमेय उपमान का संबंध है, इसलिए जो है इसे हम कर्मधारय समास कह सकते हैं। यहाँ कर्मधारय समास है। यहाँ परिभाषा दिया है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जैसे चंद्रमा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे पिछले उदाहरण में नील दिया था। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है
उसे विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ कमल विशेष है। तो कर्मधारय समास की विशेषता है कि कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। यहाँ दो उदाहरण और भी दे दिए गए हैं। नीला कमल, नील कमल का समास विग्रह नीला कमल है। नीला शब्द कमल की विशेषता बता रहा है, तो नीला विशेषण हो गया, कमल विशेष हो गया। कमल नयन, कमल के समान, नयन को कमल के समान बताया गया था, नयन उपमेय हो गया और कमल उपमान हो गया। अर्थात देख रहे हैं विशेषण विशेष का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध है। तो जिस समास में दोनों पदों में इस प्रकार के संबंध होते हैं वहाँ कर्मधारय समास होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें मैंने इससे पहले जो है बताया कि समास के अंदर एक कविता दी गई है, उस कविता का भी मैं जिक्र करते चलता हूँ। द्वंद्व में और छिपे दिग में पहला गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्ययीम प्रथम पद अव्यय बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, कर्मधारय में एक पद की विशेषता अन्य पद बतावत है। मैंने कहा अब अव्ययीम प्रथम पद अव्यय, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, तो इससे पहले पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। द्वंद्व में और छिपे, दिग में पहला गणना पावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास। अर्थात बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है या कारक चिन्ह छिपा होता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब किसके बीच में? दोनों पदों के बीच में। तो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है राजपुत्र। राज प्रथम पद है और पुत्र द्वितीय पद या उत्तर पद है। तो दोनों पदों के बीच में का लोप है, ये का कारक चिन्ह होता है। राजा का पुत्र होना चाहिए। अब यहाँ का लोप है, का छिपा है, दोनों पदों के बीच में का छिपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। तो यहाँ परिभाषा में भी दिया है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो हमने देखा कि दोनों पदों के बीच में का होना चाहिए था लेकिन इसका लोप हो गया, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। और इस समास की दूसरी विशेषता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद माने द्वितीय पद प्रधान होता है। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं और यहाँ तत्पुरुष समास के भी भेद हैं, उपभेद कह सकते हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ये 6 भेद हैं। आगे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। अब देख रहे हैं कि कारक चिन्ह, ये सब कारक चिन्ह हैं। कुल कारक 8 होते हैं, लेकिन कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाए तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 इसके तत्पुरुष समास के भेदों में से आते हैं। तो ये कारक चिन्हों का लोप है। अब जिसमें जिस तरह का कारक चिन्ह का लोप होता है उसी हिसाब से उस कारक के आगे तत्पुरुष लगा देते हैं, वही तत्पुरुष हो जाता है। जैसे कर्म कारक में कारक चिन्ह होता है को। अगर किसी भी शब्द में दोनों पदों के बीच में को का लोप हो गया तो वहाँ तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्म का पहचान चिन्ह है, कर्म कारक का पहचान चिन्ह है को। तो यहाँ हम देख रहे हैं यश प्राप्त, यश को प्राप्त अर्थात को का लोप है। को जो है कर्म कारक में आता है, इसलिए यहाँ कर्म तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से अथवा के द्वारा करण कारक होता है, या कारण छप गया है, कारण होना चाहिए, तो करण तत्पुरुष हो गया। संप्रदान में के लिए होता है। हवन सामग्री है, हवन के लिए सामग्री होना चाहिए, के लिए का लोप है, इसलिए यहाँ संप्रदान तत्पुरुष हो गया। इस प्रकार अपादान में से संबंध विच्छेद की स्थिति में नेत्रहीन है, नेत्र से हीन होना चाहिए, से का लोप है, इसलिए अपादान तत्पुरुष। गंगा जल में का लोप है,
गंगा का जल होना चाहिए था, का लोप है, कप पहचान चिन्ह है संबंध कारक का, इसलिए यहाँ संबंध तत्पुरुष हो गया। अधिकरण का पहचान चिन्ह होता है में पर, यहाँ पर आनंद मग्न है, आनंद में मग्न होना चाहिए था, में का लोप है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष हो गया। इस तरह जो है तत्पुरुष समास के कुछ विशेष बिंदु होते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है, कर्ता एवं संबंध तत्पुरुष को छोड़कर बाकी भेद में कारक चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। इस समास की विशेषता पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष की भांति काम करने लगता है। तो इस तरह तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास में क्या छिपा होता है और कहाँ छिपा होता है? दोनों पदों के बीच में। जिस समास में दोनों पदों के बीच में और छिपा होता है, और इसके अलावा कुछ उदाहरण में अथवा या ऐसे संयोजक शब्द, दोनों पदों को जोड़ने वाले संयोजक शब्दों का लोप होता है। जिस समास में दोनों पदों के बीच में और अथवा या छिपा होता है अर्थात उसका लोप होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष, अर्थात दोनों पदों में प्रमुखता को लेकर के या प्रधानता को लेकर के मानो संघर्ष की स्थिति होती है, अर्थात कोई पद किसी से कम नहीं होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई भी प्रधान है बहन भी, अर्थ के निर्धारण में दोनों का इक्वल इम्पॉर्टेंस है, दोनों का समान महत्व है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और दोनों पदों के बीच में और अथवा या का लोप होता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और अथवा या का लोप होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। भाई बहन, भाई और बहन होना चाहिए, और का लोप है। छोटा बड़ा, छोटा अथवा बड़ा हो सकता था, अथवा का लोप है। नर नारी, नर या नारी, या का लोप है। इस तरह यहाँ हमने देखा द्वंद्व समास। अगला समास है द्विगु समास। कविता में दिया गया है कि द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और अथवा या का लोप होता है। द्विगु में पहला गणना पद आवत है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? गणना पद। गणना का मतलब होता है संख्या, अर्थात संख्यावाचक होता है, न्यूमेरिकल होता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण दिया है पंचवटी, पंच माने 5, 5 वटों का समूह, वट माने होता बरगद का वृक्ष, 5 बरगद के वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाता है। इसमें देख रहे हैं ये मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, ठीक है, पंचवटी, और उसमें दिया भी गया है पंचवटी राम के वनगमन के समय का जिक्र किया गया है कि उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी, तो वहाँ पंचवटी शब्द का प्रयोग भी आया है। तो 5 बरगद के वृक्ष वहाँ थे, 5 बरगद के वृक्षों का समूह था। तो जहाँ पर यहाँ वही उदाहरण भी दिया गया है, पंचवटी माने 5, वट माने बरगद, 5 बरगद के वृक्षों का समूह। इसमें पहला पद जो है क्या है? संख्या है, संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है। दूसरा उदाहरण है कि दूसरा उदाहरण है चौराहा, 4 रास्तों का समूह। इसमें 4 जो है संख्यावाचक है, इसलिए जो है प्रथम पद जो है संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है। तो यहाँ लिखा भी है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे। बहुब्रीहि समास में क्या विशेषता होती है? इसमें अन्य पद प्रधान होता है। हमने देखा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं,
अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास में होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद, अलग कोई तीसरा पद आ जाता है, अन्य पद प्रधान हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ, नील प्रथम पद है, पूर्व पद, ये कंठ जो है उत्तर पद हो गया। इसका समास विग्रह है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। यहाँ शिव जो है अन्य पद आ गया, शिव जी अन्य पद आ गया। तो जिस समास में अन्य पद प्रधान होते हैं, नीलकंठ का प्रयोग न नीला के लिए होता है न कंठ के लिए, बल्कि नीलकंठ का प्रयोग शिव के लिए होता है। अर्थात दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ शिव प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। इसी तरह गिरिधर है, दोनों पद न गिरि प्रधान है न धर प्रधान है। गिरिधर का मतलब होता है कृष्ण, अर्थात दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे अर्थ की ओर, अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, कोई भी पद प्रधान न हो, कोई भी पद प्रधान न हो, अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास। यहाँ अन्य पद शिव आ गया, श्री कृष्ण आ गया, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। अब यहाँ समास के भेद से संबंधित एक चार्ट देखते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसके पहचान चिन्ह क्या? स्मरणीय बिंदु, प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन में प्रति अव्यय है और प्रधान भी है, अव्ययी भाव समास हो गया। कर्मधारय समास, कोई एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, विशेषण विशेष का संबंध या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है नील कमल, इसमें नीला कमल होगा, नील नील शब्द कमल की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष का संबंध है नील और कमल के बीच, कर्मधारय समास हो गया। तत्पुरुष समास, पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है एवं उत्तर पद प्रधान होता है। राजपुत्र है, राजा का पुत्र होना चाहिए, का कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। चौराहा, चार रास्तों का समूह, चौ जो है संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में और अथवा या का लोप होता है। उदाहरण के तौर पे राजा रानी, राजा और रानी, और का लोप है, द्वंद्व समास हो गया। और दोनों पद प्रधान होते हैं, द से दोनों, द्वंद्व और द से दोनों पद प्रधान। द्वंद्व का मतलब बताया भी गया कि संघर्ष की स्थिति होती है, प्रधानता को लेकर के दोनों में संघर्ष की स्थिति होती है, कोई किसी से कम नहीं होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, इसमें न दस प्रधान है न आनंद प्रधान है, बल्कि दशानन का प्रयोग रावण के लिए किया जाता है, तो अन्य पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब एक कविता हम देख रहे हैं जिसका बीच बीच में मैंने जिक्र भी किया है। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास में और छिपा होता है, अथवा किसी किसी उदाहरण में अथवा आ जाता है या भी छिपा होता है। द्वंद्व में और छिपे, दिग में पहला गणना पद, दिग समास में पहला पद गणना पद है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। जिस समास में दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता, कारक चिन्ह छिपा होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी में प्रथम पद अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय में एक पद की विशेषता अन्य पद बतावत है। कर्मधारय समास में कोई एक पद दूसरे पद की, अन्य पद की विशेषता, मतलब दूसरे पद जो बचा हुआ दूसरा पद होता है उसकी विशेषता बताता है। तो इस तरह आपने समास के बारे में देखा। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद है तो
इसको लाइक करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे समाज से संबंधित दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्वतः प्राप्त हो जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।